ग्रेविटेशन। ये चैप्टर जो है मिलता जुलता चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टेट से, इसलिए हम लोगों ने इस चैप्टर को 11th में नहीं पढ़ा। हम आज इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टेट अगर आपको याद रहेगा तो इसका एटलीस्ट कुछ पार्ट ऐसा रहेगा जो अपने लिए बिल्कुल एज इट इज रहेगा, जो इलेक्ट्रो में भी आप लोग पढ़ रहे हैं वैसा का वैसा। स्टार्ट करते हैं। जैसा आपने इलेक्ट्रोस्टेट में पार्ट देखे थे, पार्ट 1 क्या था बोलिए? पार्ट 1 क्या था इलेक्ट्रोस्टेट में? चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। तो यहां पर हम देखेंगे मास, चार्ज की जगह पे कौन आ जाएगा? मास। एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वहां कूलम्ब्स लॉ था, यहां पे न्यूटन्स लॉ है। वहां चार्ज की बातें चल रही थी, यहां मास की बातें चलेंगी। पार्ट सेकंड क्या पढ़ा था भैया अपन ने वहां पर? पार्ट सेकंड बोलिए। पार्ट सेकंड वहां पर था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां आएगी ग्रेविटेशनल फील्ड। यहां क्या आएगी? ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड। पार्ट थर्ड वहां पर क्या पढ़ा था अपन ने? पोटेंशियल एंड, यहां भी सेम रहेगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था, यहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आएगा। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी बिल्कुल एज इट इज पार्ट हो जाएगा। पार्ट 4 क्या पढ़ा था वहां पे हमने? फ्लक्स एंड गॉस लॉ। पार्ट 5 क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बस वो दो चीजें बदलेंगी यहां पर, वो दो चीजें जो हैं वो यहां पर बदल जाती है। पार्ट 4 में हम यहां पर पढ़ेंगे वेरिएशन इन वैल्यू ऑफ जी। जी बोले तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होगा, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसके जो वैल्यू है उसमें किस तरीके से वेरिएशन आता है वो हम पढ़ेंगे। ये एकदम डिफरेंट हेडिंग हो जाती है इलेक्ट्रोस्टेट से, और ये सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग भी यही होती है, वेरिएशन इन जी वाला। ठीक है, फिर पार्ट 5 पे आते हैं। पार्ट 5 में अगर अपन बात करें तो वहां पे हम क्या पढ़ते थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहां पे हम पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मूवमेंट। ठीक है, प्लेनेट्स के मूवमेंट के लिए प्लेनेटरी मूवमेंट्स। ठीक है, एंड मोशन ऑफ सैटेलाइट, एंड मोशन ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट से रिलेटेड बातें भी अपन करेंगे, हालांकि कुछ चीजें जो है वो हम पोटेंशियल एनर्जी वाले पार्ट में डिस्कस करके आ जाएंगे। ये रहता है पार्ट 5। ये चैप्टर यहां खत्म होता है। 5 पार्ट्स में इलेक्ट्रोस्टेट खत्म हुआ था, 5 पार्ट में ग्रेविटेशन भी खत्म होगा। फर्स्ट पार्ट इलेक्ट्रोस्टेट का क्या था? चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। यहां पे क्या है? मास एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दूसरा पार्ट क्या था उसका? बताइए भैया। वहां पर था इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां क्या आएगा? ग्रेविटेशनल फील्ड। फिर वहां पे था पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी, इधर भी वही रहेगा, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। फिर पार्ट 4 से जो है वो कहानी एकदम डिफरेंट आती है। उससे पहले वाला जो 3 पोर्शन है वो एज इट इज इलेक्ट्रोस्टेट जैसे हैं। फिर आते हैं पार्ट 4, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी। जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसकी वैल्यू में किस तरीके से वेरिएशन आएगा उस पर बातें करेंगे पार्ट 4 में। और पार्ट 5 जो अपना रहता है वो रहता है केपलर्स लॉ ऑफ प्लेनेटरी मूवमेंट। ठीक है, एंड मोशन ऑफ सैटेलाइट। ठीक है, सैटेलाइट वाला कॉन्सेप्ट भी अपन यहां पे सीखेंगे। पार्ट 5 में काफी सारी चीजें आ जाएंगी। आपका एस्केप वेलोसिटी पार्ट 5 में आ जाएगा, सैटेलाइट वाला जो पार्ट रहता है उसी में। ठीक है, एस्केप वेलोसिटी क्या होता है, ऑर्बिटल स्पीड क्या चीज होती है, वो सारी बातें जो हैं वो अपन कहां करेंगे? पार्ट 5 में करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के लिए अगर कुछ है तो वो पार्ट 5 है। पार्ट 5 से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं ग्रेविटेशन में, और अभी नीट का क्वेश्चन भी पार्ट 5 से ही था। सिंपल चीजें पूछी जाती है, बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता है ग्रेविटेशन में ऐसा कुछ। ठीक है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है, ठंडे दिमाग से सही सही कैलकुलेशन करना होता है, प्लस माइनस की गलतियां बहुत होती है यहाँ पे, बस उसका ध्यान रहे,
वो नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ सही रहेगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव चैप्टर है लेकिन बहुत इजी चैप्टर है, टफ नहीं है ये चैप्टर, इसको टफ नहीं बोल सकते आप। टफ रहता है इलेक्ट्रोस्टेट और कैलकुलेटिव भी रहता है इलेक्ट्रोस्टेट, तो ये उससे इजी है थोड़ा सा। क्लियर है क्या? हेडिंग लिख लीजिए आप, पार्ट 1 मास एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मास एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पार्ट 1 स्टार्ट कर रहे हैं अपन भैया। पार्ट फर्स्ट, ये एक काम कीजिए, एक मिनट, पार्ट 1 हेडिंग मत डालो अभी, एक मिनट रुक जाइए, अगर डाल लिया हो तो काट लीजिए हेडिंग। आप एक काम करो, हेडिंग लिखिए एनालॉजी। एनालॉजी, एनालॉजी मतलब क्या क्या चीजें सेम है किसमें? इलेक्ट्रोस्टेट में और ग्रेविटेशन में, जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं। एक तरफ अपन लिख लेंगे इलेक्ट्रोस्टेट और एक तरफ आप लिख लीजिए ग्रेविटेशन। एक तरफ आप इलेक्ट्रोस्टेट लिख लीजिए, दूसरी तरफ आप क्या लिख लेंगे? ग्रेविटेशन। और एक टेबल अपन बना लेते हैं, एक लिख लीजिए नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टेट में एक क्वांटिटी हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं? चार्ज, बहुत चलता है चार्ज, सिंबल क्या रहता है? Q, यूनिट क्या रहता है? कूलम। यहां पर चलेगा मास, ठीक है, जो सिंबल क्या रहता है उसका? M, यूनिट क्या रहती है? किलोग्राम। दूसरा, इलेक्ट्रोस्टेट में एक वैल्यू बहुत चलती है 1/4πε0, जिसको हम K लिखते हैं, कांस्टेंट, ठीक है। यहां पर चलेगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल G। क्या चलेगा? कैपिटल G। जो काम 1/4πε0 ने इलेक्ट्रोस्टेट में किया है, वही काम यहां पर कौन करेगा? कैपिटल G। तीसरे पे आते हैं, पार्ट 3, तीसरा पॉइंट। वहां पर आप क्या लिखते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड। वहां पर क्या लिखते थे आप? इलेक्ट्रिक फील्ड E। यहां आप लिखेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड I। ग्रेविटेशनल फील्ड I, सिंबल जो है वो लिखते जा रहा हूं मैं। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते थे E, यहां ग्रेविटेशनल फील्ड लिखेंगे क्या? I। क्लियर है क्या? बाकी चीजें मिलती जुलती रहेंगी, रिजल्ट सारे सेम रहेंगे एज इट इज। चैप्टर थोड़ा सा इजी है उनके कंपेयर में, फिर बोल दे रहा हूं मैं। बढ़े आगे, लिख लिए 3 पॉइंट। अरे हो गए क्या तीनों पॉइंट्स? 4th पॉइंट पर आते हैं अपन। इधर इलेक्ट्रोस्टेट, इधर अपन क्या लिख रहे थे? ग्रेविटेशन, है ना। वहां आपने लिखा था लेमडा। लेमडा क्या था? लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां भी लिखेंगे लेमडा, यहां रहेगा लीनियर मास डेंसिटी। वहां पे था कूलम पर के, सॉरी कूलम पर मीटर, यहां था, यहां क्या बनेगा? किलोग्राम पर मीटर। इलेक्ट्रोस्टेट में आपने एक हेडिंग क्या देखी थी? सिग्मा। सिग्मा बोले तो सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोले तो कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहां भी लिखेंगे सिग्मा, इसको बोलेंगे सरफेस, सरफेस मास डेंसिटी। क्या बोलेंगे? सरफेस मास डेंसिटी, यूनिट बनेगी किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। अरे वहां चार्ज बाई एरिया था, यहां पे मास बाई एरिया आएगा, ठीक है। फिर एक हमने लिखा था रो। रो बताओ क्या होता है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्या लिखते थे? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, यूनिट क्या होती थी? कूलम पर मीटर क्यूब। यहां पे भी लिखेंगे रो, इसको लिखा जाएगा बताओ क्या? सॉरी वॉल्यूम, वॉल्यूम मास डेंसिटी।
वॉल्यूम मास डेंसिटी यूनिट क्या होगा? किलोग्राम पर। यहां जो रो होगा ये वही है जो डेंसिटी के नाम पे आप रट के रखते हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अरे डेंसिटी इक्वल टू मास बाय, ये वही है, वॉल्यूम मास डेंसिटी की ही बात चलती है वहां पर। आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर है? छापते हो चलिए, ये चीजें मिलती जुलती रहेंगी भैया। तो जो ग्रेविटेशन में मास होगा वो इलेक्ट्रोस्टेट के कौन सी क्वांटिटी के एनालोगस है? ग्रेविटेशन का जो मास है वो इलेक्ट्रोस्टेट की कौन सी क्वांटिटी का एनालोगस है? चार्ज का। पर एक समस्या है, चार्ज तो दो टाइप के होते हैं और मास तो मास होता है, हाँ है ना। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। चार्ज कितने टाइप का होता है? ये छाप लिया क्या? तीनों हो गए हैं, 6 पॉइंट पूरे। लिखते हुए चलिए, चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। लेकिन मास में तो प्लस माइनस जैसा कुछ होता नहीं है। ये तो फिक्स है कि जो इलेक्ट्रोस्टेट का चार्ज है वही ग्रेविटेशन में क्या काम कर, कौन काम करेगा? वही काम, मास। मतलब ग्रेविटेशन में जो क्वांटिटी है मास, वो एनालोगस क्वांटिटी है किसकी? चार्ज की, इलेक्ट्रोस्टेट के चार्ज की। हो गया, आगे बढ़े। अब नोट लगा के एक दो पॉइंट्स मुझे लिखना पड़ेंगे। मास इज अ एनालोगस ऑफ नेगेटिव चार्ज। किसका एनालोगस है ये? ग्रेविटेशन में मास वैसा बिहेव करेगा जैसा इलेक्ट्रोस्टेट में नेगेटिव चार्ज बिहेव कर रहा था। मास इज द एनालोगस ऑफ नेगेटिव चार्ज। मास किसके एनालोगस होगा? नेगेटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, 1/4πε0 जो है इज अ एनालोगस ऑफ, अरे 1/4πε0 इज द एनालोगस ऑफ जी। तो इससे एक बात प्रूफ होती है कि 1/ε0 इज एनालोगस ऑफ 4πg। वहां का 1/4πε0 ग्रेविटेशन के कैपिटल जी के बराबर है। तो अगर कहीं पे 1/ε0 लिखना तो 4π को उधर भेज दो, 4π जी के कहां चले जाएगा? मल्टीप्लाई में। जहां जहां मैंने 1/ε0 लिखा है वहां वहां मैं क्या लिख सकता हूं? 4πg लिख सकता हूं। इलेक्ट्रोस्टेट में जहां जहां 1/ε0 आ रहा था वहां मैं क्या लिख सकता हूं? 4πg। बात समझ में आ रही क्या? किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला ग्रेविटेशनल फ्लक्स, उसके अंदर प्रेजेंट मास का 4πg टाइम होता है। गॉस लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हो गया है। अरे नहीं आया समझ में? क्या बोलते थे अपन गॉस लॉ में? किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज का 1/ε0 टाइम होता है। फ्लक्स कौन सा था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अंदर क्या रखा होता था? चार्ज। उसका कितने टाइम था? 1/ε0 टाइम। अब मॉडिफिकेशन सुनिए, किसी क्लोज सरफेस से पास होने वाला ग्रेविटेशनल फ्लक्स, उसके अंदर प्रेजेंट चार्ज का है, मास का कितने टाइम होता है? वहां 1/ε0 टाइम था, यहां पे 4πg टाइम होता है। खत्म। अरे आया नहीं आया? वहां पे लिखते थे Q इनसाइड बाय ε0, यहां क्या लिखेंगे? M इनसाइड इंटू 4πg। M इनसाइड इंटू, जहां जहां 1/ε0 लिखा है मैंने इलेक्ट्रोस्टेट में, वहां मैं क्या लिख सकता हूं? 4πg लिख सकता हूं। और 1/4πε0 की जगह पे क्या लिख सकता हूं? उसकी जगह पे g लिख सकता हूं। 1/4πε0 की जगह पे क्या लिख सकता हूं? g लिख सकता हूं। 1/ε0 की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा? 4πg। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? ठीक है, बढ़े आगे।
पार्ट 1 हेडिंग डालिए, पार्ट फर्स्ट, मास एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ, NL लिख दिया मैंने, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अच्छा, 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता था? 9 इंटू 10⁹9। यहां जी का वैल्यू कितना है? जी का वैल्यू कितना? जी का वैल्यू 1/4πε0 का वैल्यू 9 इंटू 10⁹9 होता था। ऐसे जी का वैल्यू पुराने लोगों को तो पता होना चाहिए, 6.6 इंटू 10⁻⁻। ये वैल्यू याद रखना पड़ेगी भैया। जी का वैल्यू कितना है? 6.6 इंटू 10⁻11। 6.6 इंटू 10⁻11। कैपिटल जी का वैल्यू पता होना चाहिए। अब हो गया, बढ़े आगे, चलो स्टार्ट करते हैं एक एक करके चीज। पार्ट 1 पे आते हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में हमने इलेक्ट्रोस्टैट में सबसे पहली हेडिंग कुछ लिखी थी, तो वो क्या लिखी थी? चार्ज। यहां पे हम पहली हेडिंग क्या लिखेंगे? मास। मास के लिए, चार्ज के लिए पहला पॉइंट क्या था? निकाल लो इलेक्ट्रो के नोट्स, निकाल लो, निकालो इलेक्ट्रो के नोट्स। एक ही नोट्स में छाप रहे हैं क्या? कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। क्या लिखा है पहला पॉइंट चार्ज से रिलेटेड? चार्ज इज अ मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। लिखते हो, चलिए जल्दी फटाफट। या नहीं लिखना हो तो जो डिफरेंट पॉइंट है वो लिखवा दूं क्या? केवल लिखना है, लिखो मास इज अ स्केलर क्वांटिटी, जल्दी फटाफट। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी। दूसरा पॉइंट, दूसरा क्या था? यूनिट। क्या थी यूनिट वहां पे? कूलम। यहां क्या आएगी? किलोग्राम। यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम था वहां पे, यहां क्या आएगा? किलोग्राम। ऐसा यूनिट क्या आएगी? किलोग्राम। तीसरा पॉइंट बोलिए। टाइप्स ऑफ चार्ज। मास के कोई टाइप नहीं होते हैं। फोर्थ पॉइंट बोलिए। और लिखवाया था, अगले दिन के लेक्चर पे जाओ। हाँ, क्वांटाइज्ड क्वांटिटी। मास नहीं होता क्वांटाइज्ड, मास क्वांटाइज्ड नहीं होता। अगला पॉइंट, चार्ज इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी बट मास इज अ रिलेटिव क्वांटिटी। वहीं लिखवा दिया मैंने, तो यहां लिखने की जरूरत। अरे मास कैसी है? रिलेटिव क्वांटिटी है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। कौन? मास। चार्ज डिपेंड नहीं करता। फॉर्मूला भी लिखवाया, क्या लिखवाया? एम इज इक्वल टू m0 √1 - v/c का होल स्क्वायर। मूविंग मास, रेस्ट मास, स्पीड ऑफ मास, स्पीड ऑफ लाइट लिखवा चुका हूं ये मैं। रिलेटिव क्वांटिटी है मास। मास डिपेंड करता है किस पे? फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, क्योंकि वो स्पीड पे डिपेंड करता है। अगला पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं वो भी। हाँ जी, चार्ज इज ऑलवेज अटैच्ड विच वी कैन नॉट ट्रांसफर चार्ज विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ मास, बट वी कैन ट्रांसफर मास विदाउट ट्रांसफरिंग ऑफ चार्ज। तो वो भी हो गया था वहीं पे, मास की बातें वहां पे कर ही ली थी। अगला पॉइंट, चार्ज चार्ज कंजर्वेशन। वैसा मास कंजर्वेशन भी होता है, लेकिन वो फेल थ्योरी इसलिए लिखेंगे नहीं, एक जगह फेल हो जाती है। मास कंजर्वेशन का मतलब भी है कि यूनिवर्स का टोटल मास कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आइंस्टाइन जो आए हैं उन्होंने आके ये बोला है कि मास किस में कन्वर्ट हो सकता है? एनर्जी में। E = mc² ने मास कंजर्वेशन को फेल कर दिया है, तो ठीक है, अभी नहीं लिख सकते उसको। अगला पॉइंट खत्म। हाँ, सम ऑफ चार्जेस एलजेब्राइक सम। प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस। यहां प्लस माइनस होते ही नहीं, तो सम वाली कोई बात ही नहीं है। मास तो जुड़ेगा, मास में भी कोई दिक्कत नहीं। अगला, बस यही पॉइंट थे। तो यहां पे आपके 2 पॉइंट लिखना होते थे बस, बाकी सब जो है वो ऑलरेडी वहां लिख चुके हैं अपन। मास वाली हेडिंग खत्म हो गई। अगला, मास डेंसिटी। अरे वहां पे चार्ज डेंसिटी लिखवाई होगी मैंने, ये मेथड ऑफ चार्जिंग लिखा था पहले। मेथड ऑफ चार्जिंग, किसी बॉडी को चार्ज कैसे किया जा सकता, तो वो यहां लिखने की जरूरत। अरे मेथड ऑफ मासिंग थोड़ी ना लिखेंगे यहाँ पे। मेथड ऑफ चार्जिंग हो गया ना, तो वो तो चार्जिंग किसी को चार्ज देने का तरीका था। मास तो होता है, होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता है, मास है।
चार्ज थोड़ी ना है, तो वो हेडिंग गायब हो जाएगी। अगली हेडिंग चार्ज डेंसिटी, हेडिंग लिखो मास डेंसिटी। हेडिंग क्या लिखोगे? मास डेंसिटी। मास डेंसिटी में पहली बोली भैया लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी, सिंबल लेमडा। क्या बनेगा लेमडा? डीएम बाई डीएल। वहां डीक्यू बाई डीएल लिखते थे। अरे बोलिए भैया हाँ या ना। यूनिट क्या बनेगा? वहां कूलम पर मीटर था, यहां पे किलोग्राम पर मीटर है। मास अगर निकालना है आपको क्या करना पड़ेगा? लेमडा डीएल इंटीग्रेट करके निकलेगा, याद है? अरे कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर एक क्वेश्चन होता है कि यार लेमडा अगर मान लो क्या हो, कांस्टेंट हो, तो बोले फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो आपका एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? लेमडा इंटू एल हो जाएगा, या लेमडा इक्वल टू एम बाई एल लगा सकते हो। कांस्टेंट हो तब लगा सकते हैं, वेरिएबल हो तो क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अरे वेरिएबल हो तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन से आएगा। याद है नहीं याद है उस दिन की कहानी? याद है ना? बस पढ़ के नहीं आए तुम लोग यार। मतलब अरे ऑप्टिक्स पढ़ के आए हो तो उसमें भी कुछ ढंग से नहीं लिख के आए हो फिर। प्रणव तूने तो कुछ लिखा ही नहीं उसमें, क्या बात है? कल ज्यादा तारीफ कर दी मैंने तेरी, मतलब कुछ तो लिख देता, मतलब एक पेज तो लिख देता कम से कम, सिंगल पेज तो। ये जिन्होंने बत्तीबाजी की उनको भी एक आध नंबर तो मिल ही जाएगा कम से कम। कल कॉपी चेक हो जाएगी, कल शाम तक नंबर बता देगा। जिसके 25 में से कितना निकाल लो? 1/4 निकाल लो। जो 7 नंबर से ऊपर रहेगा वो पास है, बाकी सब फेल है ना। क्या 7 से ऊपर तो आ ही जाएंगे ऐसा? अभी चेक करूंगा तब पता चलेगा। कुछ लोग 5 नंबर के क्वेश्चन को केवल 3 लाइन या 4 लाइन में लिख के आए। शर्म नहीं आई तुमको लिखते हो? मतलब उसको 5 नंबर के क्वेश्चन में लेंस मेकर फॉर्मूला डिराइव करना तो फॉर्मूला ही लिख के आ गए। और एक ने कुछ लिखा बहुत सारा कंटेंट, तो उसने फॉर्मूला ही नहीं लिखा, जिसको डिराइव करना वही चीज नहीं लिखी। देखता हूं मैं भी। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकंड हेडिंग दूसरा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। यहां पे क्या लिखोगे? सरफेस मास डेंसिटी। हेडिंग लिख ली जल्दी फटाफट। सिग्मा क्या बनेगा? सिग्मा बताइए। वहां था डीक्यू बाई डी ए, यहां पे डीएम बाई डी ए। अरे क्या बनेगा? डीएम बाई डी ए। वहां पर यूनिट क्या बनती थी बोलिए? कूलम पर मीटर स्क्वायर, यहां पर किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। और मान लो मास निकालना है तो वहां पे क्या करते थे? इंटीग्रेट करते थे, हाँ या ना? अगर वेरिएबल डेंसिटी हुई तो यहां भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। और अगर मान लो सिग्मा कांस्टेंट हुआ तो बोले कांस्टेंट हुआ तो फिर तो बहुत ही सिंपल है, एम इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। सिग्मा कांस्टेंट हुआ तो, नहीं हुआ तो दिक्कत है। वहां पे सिग्मा क्यू बाई ए होता था, यहां पे सिग्मा एम बाई ए होगा। डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने वहां कराए थे वो यहां भी पूछे जा सकते हैं क्या? पूछे जा सकते हैं ना, तो वो याद रखना है। अरे बड़े आगे क्या? हो गया? बड़े आगे। थर्ड हेडिंग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यहां पे क्या आएगा? वॉल्यूम मास डेंसिटी। वॉल्यूम मास डेंसिटी सिंबल क्या लिखेंगे? रो। क्या बनेगा? रो बोलिए डीएम बाय डीवी। डीएम बाय डीवी। यूनिट वहां पे क्या बनता था बोलिए? कूलम पर मीटर क्यूब। यहां पे क्या बनेगा? किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और मान लो मुझे मास निकालना हो तो कैसे निकलेगा? रो डीवी।
कैसे निकलेगा, रो डीवी। और वही वाली बात है कि रो अगर कांस्टेंट हो तो उस कंडीशन में एम इज इक्वल टू मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, या डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। जो आप डेंसिटी का फॉर्मूला रट के रखते हैं वो फॉर्मूला आ गया, लेकिन वो टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ आया हुआ क्या है, उसके लिए वॉल्यूम मास डेंसिटी का क्या होना जरूरी है, कांस्टेंट होना बहुत जरूरी है। जैसा कि वहां पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कांस्टेंट होना जरूरी था। अगले संडे नहीं, अगले संडे हीट ट्रांसफर की क्लास रहेगी वापस से। हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीनों हेडिंग पढ़ाई जाएंगी उस दिन। 12th बैच की रहेगी, तुम्हारे लिए ऑप्शनल रहेगा। बस नेक्स्ट संडे वही पढ़ना अपने को। इसमें से कुछ बच जाएगा तो वो समझेंगे, फिर इन बिटवीन कभी भी खत्म कर लेंगे, बता दूंगा मैं। कल परसों में ही एक दिन शाम को क्लास लगा के अपन कर लेंगे, जैसा कुछ होगा जो पॉसिबल हो पाएगा, सुबह शाम दिन दोपहर। हाँ, ये चैप्टर अगर बच जाता है तो अपन समझेंगे, नहीं तो कोई दिक्कत है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं। चार्ज डेंसिटी खत्म हो गई थी, उसके बाद में हेडिंग क्या लिखवा दिया गया था, कूलम्ब्स लॉ, है ना। तो यहां पर लिखिए न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। हेडिंग क्या लिखोगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोलते थे कूलम्ब साहब, उन्होंने बोला था दो पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उन दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये भी यही बोलते हैं, न्यूटन क्या बोलते हैं सुनिए, दो पॉइंट मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ये फिक्स है यहाँ पे। वहां पे दो चीजें हो सकती थी, अट्रैक्शन रिपल्सन दोनों पॉसिबल था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल ये फिक्स है। यहाँ पे यहाँ रिपल्सन हो ही नहीं सकता, मैं फिर बता रहा हूं आपको। तो आप बोलोगे कि सर अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपने कि जो मास है वो नेगेटिव चार्ज जैसा बिहेव करेगा, तो दोनों नेगेटिव नेगेटिव रिपल्सन होना चाहिए। भैया इसके लिए नहीं बोला था मैंने, कहा हर जगह वो सोचे जो ग्राफ वगैरह बनाए जाएंगे वो नेगेटिव चार्ज के जो ग्राफ आते हैं पोटेंशियल और फील्ड के, वो ग्राफ हमको ग्रेविटेशन में बनाना होते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव, यहाँ पे होगी टुवर्ड्स मास। मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था, अदर चीजें सोचना है, ऐसा माइनस मान के नहीं चलना बिल्कुल एकदम, है ना। तो ये ध्यान रहे। तो न्यूटन क्या बोलते हैं कि दो पॉइंट मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन उन दोनों मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और उन दोनों मास के बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये बात तो वही हो गई न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। ये फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी अपन ने, और ये सेकंड। जब दोनों को कंबाइन किया जाए तो लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स क्या बन जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताओ क्या बनेगा, m1 m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। अरे समझ में आया क्या। फिर इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट आता है g। वहां पे वो कांस्टेंट क्या आया था, अरे वो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट आया था, यहां पे उसकी जगह पे क्या आएगा, g। तो रिजल्ट क्या हो गया, f इज इक्वल टू g m1 m2 बाई आर स्क्वायर। वो था k q1 q2 बाई, अरे मिलते जुलते ही है आंसर, कहीं ना कहीं पूरा का पूरा सेम ही एकदम। अब देखिए अभी छापेगा कोई भी नहीं, आगे बात कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद लिख लेना। उसके बाद आपने जब ये डेरिवेशन कंप्लीट किया, डेरिवेशन कंप्लीट करने के बाद आपने कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखे। क्या लिखे, पहला पॉइंट आपने लिखा होगा वैलिड ओनली फॉर पॉइंट चार्ज, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मास, वैलिड ओनली फॉर पॉइंट मास। स्फेरिकल चार्ज के लिए हम लगा देते थे सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस लेके, स्फेरिकल मास के लिए इसको लगा सकते हो सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस लेके। बात समझ में आ रही है। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था अपन ने उसमें, सेंट्रल फोर्स है या इनवर्स स्क्वायर लॉ वाला कौन सा पॉइंट लिखा था अपन ने, अरे कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स लिखे थे। हाँ, एनटीएल न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन बिल्कुल ये भी फॉलो करता है। मैंने बताया था वहां पे एक 5 कूलम का चार्ज, एक 15 कूलम का चार्ज, ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा, बराबर। ऐसे यहाँ पे 2 किलोग्राम में 15 किलोग्राम में ज्यादा फोर्स कौन लगाएगा, बराबर। अर्थ हमारे ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रही है, हम अर्थ के ऊपर, बराबर। फिर अर्थ ऊपर क्यों नहीं आ रही है, मास ज्यादा है। फोर्स लगने से ही काम नहीं होता, मास से भी डिसाइड होता है एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा। तो बात समझ में आ रही क्या, ये भी एनटीएल को फॉलो करता है। फिर वहां पे बताया था सेंट्रल फोर्स है,
दोनों चार्ज को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है, ये भी सेंट्रल फोर्स है, दोनों मास को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। फिर उसको बोला था इनवर्स स्क्वायर लॉ है, क्योंकि डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, क्योंकि ये भी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ में आया कि नहीं आया? उसकी लिमिटेशंस भी यही थी कि वो पॉइंट मास पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, इसकी लिमिटेशंस भी यही है कि ये पॉइंट मास के लिए वैलिड है। एक डिफरेंस है, वहां पे दो पॉइंट चार्ज के बीच में मीडियम लाने पे फोर्स 1/k टाइम हो जाता था, यहां मीडियम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे मीडियम लाने से कोई फर्क, दो पॉइंट मास के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम की प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता। बाकी सारे के सारे पॉइंट वही वैलिड हैं जो कूलम्स लॉ में आपने देखे हैं। ओबे एनटीएल, न्यूटन थर्ड लॉ को फॉलो करता है, एक्शन रिएक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट। अच्छा, एक पॉइंट और देखा था वहां पे हमने कि एक चार्ज है, उसके दो क्या टुकड़े किए जाएं कि उनके बीच में लगने वाला फोर्स मैक्सिमम हो, Q/2 Q/2। सेम कहानी यहां भी लगेगी, M/2। सब कुछ एज इट इज है, बस वो जो मीडियम लाने वाला पार्ट होता है वो यहां नहीं आएगा। यहां मीडियम की प्रेजेंस एब्सेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे आया नहीं आया समझ? पक्का क्लियर? लिखिए, डायरेक्ट लिख लो, मैं ज्यादा लिखवा नहीं रहा हूं। डिटेल इलेक्ट्रोस्टेट लिख तो रखा है अपन ने, बार बार कब तक लिखेंगे? और आपको वैसे भी ये बोर्ड में तो देना लिखना नहीं, अब 11वीं तो पास हो चुके हो आप सबके सब। अरे 12th है तो इलेक्ट्रोस्टेट लिखना है तो डिटेल लिखा आपके पास, और वैसे भी डिटेल लिखा हुआ भी कौन सा आप लिख पा रहे हो ढंग से? इंपॉर्टेंट चीज वो भी है। रिटर्न टेस्ट अगला इलेक्ट्रोस्टेट का होगा, लिखने वाला टेस्ट होगा इलेक्ट्रोस्टेट का 2 सप्ताह के बाद में, है ना? आफ्टर 2 वीक आपका लिखने वाला टेस्ट होगा फिर से इलेक्ट्रोस्टेट का। आज ग्रेविटेशन अगर खत्म हो जाता है तो एक बहुत बड़ा बर्डन अपने ऊपर से हट जाएगा। फिर अपन क्या करेंगे, इलेक्ट्रो का प्रैक्टिस सेशन ले लेंगे कल से, सुबह मॉर्निंग वाली क्लास जो रहेगी उसमें 2-3 दिन तक पार्ट 1 पार्ट 2 तो करवा ही दिया था मैंने प्रैक्टिस, 3 4 5 और करना रहेगा। वो करने के बाद अपन फिर स्टार्ट करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। टाइम है अभी अपने पास, जून अभी स्टार्ट हुआ है, जून एंडिंग तक अगर अपन करंट खत्म करके मैग्नेटिज्म का बेसिक या आधा मैग्नेटिज्म भी पढ़ते हैं पार्ट 1 पार्ट 2 तो भी बहुत टाइम रहेगा अपने पास। फिर अपने को पढ़ना रहेगा EMI ऐसी और मॉडर्न फिजिक्स जुलाई के पूरे महीने में, जो इजी वे में हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, अपन टाइम पे फ्री हो जाएंगे, मत टेंशन। वो एक अलग बात है, जिनका 11th बचा हुआ, जिनको 11th में बैठना उनको टाइम लगेगा, फिर 12th डन हो जाएगा आपको। और जिनने 11th पढ़ लिया था स्टार्टिंग से, 1-2 चैप्टर ही छूटे होंगे मेरे हिसाब से, 1D से तो सभी थे, 1D 2D से तो मैक्सिमम लोग थे। हाँ, जो नए हैं उनको तो पढ़ना ही पढ़ना है पूरा 11th, लेकिन जो पहले से पढ़ रहे हैं ज्यादा वेक्टर पढ़ना है, 1D पढ़ना है। NLM के बाद से तो लगभग सब लोग थे ही थे, फिर भी बैठ जाना, एक बार रिवाइज हो जाएगा। बढ़े आगे, Gm1m2/r²। केवल वही पॉइंट लिखेंगे अपन नोट लगाकर, कौन सा जो डिफरेंट है, बाकी तो सारी चीजें सेम रहेंगी एज इट इज, तो नोट लगाकर लिखिए। मैं लिखवा नहीं रहा हूं भैया आप लोगों को, है ना, वो सब कुछ कि एक्शन रिएक्शन थर्ड लॉ को फॉलो करता, सब वही पूरी वैलिड है, पूरी एज इट इज जो है वो लगेगा यहां पर सब कुछ। आप केवल डिफरेंट पॉइंट लिखिए ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट मास, ग्रेविटेशनल फोर्स between 2 point mass does not depends on, gravitational force between 2 point mass does not depends on medium between mass, median between mass। दोनों जो मास है पॉइंट मास M1 M2 उनके बीच में क्या मीडियम है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। किसको फर्क नहीं पड़ता? ग्रेविटेशनल फोर्स को। उसको पड़ता है, किसको पड़ता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। 1/k टाइम हो जाता अगर पूरा लेके आए, T थिकनेस लेके आए तो मैंने वेरिएशन बताई है, थिन प्लेट लाए तो उसका रिजल्ट लिखा है, आधे में मीडियम आधे में वैक्यूम, बहुत सारी कहानी बन गई थी उस चक्कर में, वो कुछ भी नहीं बनेगा इधर, इसलिए सिंपल है चैप्टर, कई महीने में सिंपल है चैप्टर। वहां पे अपन ने बहुत सारी चीजें देखी, थिन मेटल प्लेट आएगी तो क्या, थिक मेटल प्लेट आएगी तो क्या, सारी बातें अपन ने की थी, आधा मीडियम आधा वैक्यूम, सब कुछ अपन पढ़ के आ रहे हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं अपन, वो पॉइंट आपने अगर लिख लिया है
उसके बाद बताइए क्या लिखा गया था, उसके बाद लिखवाया गया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कि 2 पॉइंट चार्ज के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तीसरे चार्ज की प्रेजेंस या एब्सेंस पर डिपेंड नहीं करता। सेम कहानी यहां भी आएगी, 2 पॉइंट मास के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स थर्ड मास की प्रेजेंस या एब्सेंस पे डिपेंड नहीं करता। फिर मैंने 34 क्वेश्चंस करवाए थे कुछ इस टाइप के, याद है क्या आपको? जैसे मान लो यहां मैं लिख दूं कैपिटल एम, यहां मैं लिख दूं कैपिटल एम और यहां लिख दिया जाए छोटा एम, तो बताओ इस पे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे अपन? बोलिए। ये प्लस एम इस एम को, प्लस एम क्या प्लस एम ही रहता, माइनस एम थोड़ी ना रहता, एम और एम। अरे ग्रेविटेशनल हमेशा क्या रहता है? अट्रैक्शन। ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्स एफ हो गया, ये फोर्स एफ हो गया, एफ और एफ 60 डिग्री पे आंसर कितना बनेगा? बोलिए एफ रूट 3। अरे हाँ या ना? और एफ की वैल्यू क्या बन जाएगी? GM1m2 बाई आर स्क्वायर। कर लोगे वो सारे क्वेश्चंस जो मैंने करवाए हैं ऑलरेडी? कर लोगे क्या? कोई कंफ्यूजन किसी को? फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मैंने एक हेडिंग और लिखवाई है, क्या लिखवाई है? न्यूट्रल पॉइंट। याद आ रहा है न्यूट्रल पॉइंट? एक मास m1 है, एक मास m2 है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, तो न्यूट्रल पॉइंट इनके बीच में ही कहीं आएगा। क्यों आएगा बीच में? कहीं बाहर क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि वो ऑपोजिट चार्ज के लिए आता है। याद आ रहा है कुछ? क्या है? न्यूट्रल पॉइंट ऑफ टू सिमिलर चार्ज। सिमिलर चार्ज का न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा? बीच में कहीं। किसके पास? छोटू के पास। और ऑपोजिट चार्ज का न्यूट्रल पॉइंट कहां आएगा? बाहर आएगा। किधर की तरफ? छोटू की तरफ। नो छोटू, एक असर्शन रीजन करवाया था मैंने यहां पर, क्या लिखवाया था कि टू सिमिलर एंड ऑपोजिट चार्ज का न्यूट्रल पॉइंट क्यों नहीं पॉसिबल है? क्योंकि 1:1 में एक्सटर्नल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर चार्ज डिवाइडेड इंटरनली बाय न्यूट्रल पॉइंट इन द डायरेक्ट रेशियो ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ चार्जेस। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन पढ़ाया था मैंने न्यूट्रल पॉइंट में। यहां पर केवल और केवल कौन सा डिवीजन होगा? इंटरनल डिवीजन। यहां पर वहां पे क्या लिखा था? R1 प्लस R2 इज इक्वल टू डी, तो यहां भी क्या लिखूंगा? R1 प्लस R2 इक्वल टू डी। वहां पे क्या लिखा था? R1 बाय R2 इज इक्वल टू रूट Q1 बाई रूट Q2। यहां क्या लिखेंगे? बोलिए रूट M1 बाई रूट M2। दैट्स इट। वहां पे क्या लगाया था फिर अपन ने? RDM। यहां भी क्या लगाएंगे अपन? RDM। बोलिए हाँ या ना? इसमें एक्सटर्नल डिवीजन वाली कहानी कभी भी 2 पॉइंट मास का न्यूट्रल पॉइंट हमेशा मिलता है क्या? 2 पॉइंट मास का न्यूट्रल पॉइंट हमेशा मिलेगा क्या? कभी ऐसी कोई कंडीशन बनेगी कि नहीं मिले? कभी ऐसा होगा कि 2 पॉइंट मास का न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिले? पॉसिबल नहीं है। 2 पॉइंट चार्ज का न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिले, ऐसा कंडीशन बनेगी क्या? हाँ बनेगी। अगर वो दोनों चार्ज क्या हो गए? मैग्नीट्यूड में सेम हो जाए और साइन में ऑपोजिट हो जाए, एक प्लस और एक माइनस, तो फिर न्यूट्रल पॉइंट नहीं मिल सकता, क्योंकि 1:1 में एक्सटर्नल डिवीजन पॉसिबल नहीं है। आया समझ में कि नहीं आया? न्यूट्रल पॉइंट छाप लो, न्यूट्रल पॉइंट भी बिल्कुल वैसी की वैसी कहानी है, कॉपी पेस्ट एकदम पूरा। अब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ग्रेविटेशन मैंने क्यों नहीं पढ़ा आप लोगों को 11th में। बहुत सिंपल चैप्टर है अगर आप इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ के आते हैं तो। और अगर आप ग्रेविटेशन पढ़ के जाते हैं और फिर इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ते हैं तो वो टफ लगता है। क्यों? क्योंकि उसमें वेरिएशंस है। तो पहले अपन ज्यादा वेरिएशन कवर करके आए और अब उसका तो कुछ कटा हुआ कंटेंट अपन पढ़ रहे हैं, लिमिटेड कंटेंट, तो आसान लगता है चैप्टर बाद में। RDM लगा के आप निकाल सकते हैं इजीली। RDM लगा के आप इजीली निकाल सकते हैं न्यूट्रल पॉइंट कहां मिलेगा, क्या मिलेगा। मुझे नहीं लगता क्वेश्चन करवाने की जरूरत है इस पे, ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रो में करवा चुका हूं आपको। और ये क्लास उसी को समझ में आ रही होगी जिसका इलेक्ट्रो अच्छा है, मतलब जिसने इलेक्ट्रोस्टेट पढ़ा है। नहीं पढ़ा तो फिर तो सब हवा में जाने वाला है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगा फिर तो। हवा में जा रहा है, नहीं जा रहा है। जिसकी बेच है उन लोगों को तो समझ में आ रहा है ना। बस वही मेरा टारगेट भी अभी। बाकी जिंदगी एक और मौका देगी आप लोगों को ग्रेविटेशन पढ़ने का, पर मुझे नहीं लगता कि रिक्वायरमेंट लगना। आगे बढ़ते हैं भैया। इसके बाद हम पहुंच गए थे पार्ट 2। अरे पार्ट 2 पे आ गए थे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में। और कुछ भी लिखवाया था क्या?
हाँ वो तो कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर फॉर्म भी एज इट इज रहेगा। वेक्टर फॉर्म लिख लेते हैं, चलो वेक्टर फॉर्म पे क्वेश्चन आ सकते हैं ग्रेविटेशन पे, देखिएगा सीजीएस यूनिट तो कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्जन करना है ग्राम वगैरह में। तो देखिए भैया ये अपना मान लो, अपन मान लेते हैं क्या m1, ये मैं क्या मान लेता हूं m2, ये m1 का पोजीशन वेक्टर बोलिए क्या बनेगा अपना r1, ये m2 का पोजीशन वेक्टर बताओ अपना क्या बनेगा r2, ये बताओ क्या बनेगा r21, और ये जो बनेगा वो बताओ क्या बनेगा r12, और इसको m1 जो m2 पे फोर्स लगा रहा होगा वो इधर लगा रहा होगा, बोलो कितना F12, F12 क्या, ये एक पॉइंट मास है m1, ये एक पॉइंट मास है m2, ये m1 का पोजीशन वेक्टर r1, ये m2 का पोजीशन वेक्टर r2, ये जो r12 है ये 1 का 2 के रेस्पेक्ट में पोजीशन वेक्टर, ये r21 जो है ये पॉइंट मास 2 का पोजीशन वेक्टर किसके रेस्पेक्ट में, r1 के रेस्पेक्ट में, और हमको ये फोर्स निकालना है जो m1 ने m2 पे लगाया। तो फोर्स जो 1 पे लग रहा है और कौन लगा रहा है, 2 लगा रहा है, तो 1 पे लग रहा है 2 लगा रहा है, मैग्नीट्यूड तो इतना आएगा कितना gm1m2 बाई जो भी आपका वो R12 का जो है वो क्या लिखेंगे अपन, R12 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आएगा, R12 के मोड का क्या आता है स्क्वायर, इनटू साइड में क्या लिखते हैं भैया, वेक्टर फॉर्म जब भी लिखते हैं तब हम क्या लिखते हैं, एक तो मैग्नीट्यूड और एक क्या लिखना होती है डायरेक्शन। डायरेक्शन देखिए F12 की वही है जो R12 की है, तो क्या लिखेंगे बताओ यहाँ पे R12 का केप, ये केप जो है वो क्या बता रहा है डायरेक्शन को, क्या लिखवाया था उसका पोजीशन वेक्टर जिसपे फोर्स लग रहा है उसके रेस्पेक्ट में जो फोर्स लगा रहा है, लेकिन यहां पे उल्टा है, यहां पे R12 लिखा अपन ने, उसका पोजीशन वेक्टर जो फोर्स लगा रहा है उसके रेस्पेक्ट में जिसपे लग रहा है, या फिर आप वो मान लेना मैंने क्या बताया था, किसी एक को पॉइंट मास मान लेना, वो मतलब नेगेटिव मास, नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा कोई भी एक मास, एक को मानना पड़ेगा, लेकिन तो एक माइनस लगा के भी आप चल सकते हो। तो यहां पे बस केवल वो सीक्वेंस बदला है, वहां पे क्या लिखा था अपन ने, उस चार्ज का पोजीशन वेक्टर जिसपे फोर्स लग रहा है उसके रेस्पेक्ट में जो फोर्स यहां उल्टा है उस पे उसका पोजीशन वेक्टर लिख रहे हैं जो फोर्स लगा रहा है उसके रेस्पेक्ट में जिसपे फोर्स लग रहा है, बस वो उल्टा है, बाकी और कुछ भी चेंजेस नहीं है। फिर इसको लिखा था वेक्टर डिवाइडेड बाय, अरे यूनिट वेक्टर को क्या लिखा था अपन ने उस दिन, वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो इसको वेक्टर जब लिखेंगे R12 को और नीचे मैग्नीट्यूड जब लिखने जाऊंगा तो नीचे ऑलरेडी पहले से ही मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है तो क्या बन जाता है क्यूब, ये अपना क्या हो गया वेक्टर फॉर्म रेडी हो गया। और दुनिया जानती है कि R12 कैसे निकलेगा, R1 माइनस, अरे R1 माइनस, और R21 कैसे निकलेगा R2 माइनस R1। कोऑर्डिनेट्स दिए थे, क्वेश्चन भी करवाया था मैंने उसके बाद, इस पे अभी नहीं करवाऊंगा मैं, छापिए जल्दी फटाफट। हो गया, जल्दी कीजिए भैया। बढ़े आगे,
बड़े आगे लिखिए भैया, पार्ट सेकंड, ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या बताया था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में डिफरेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक जगह है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड किसी जगह को बोलते हैं और ग्रेविटेशनल फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो क्या एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो वही पूरी कहानी एज इट इज रहेगी वापस से कि जो ग्रेविटेशनल फील्ड का जो इंटेंसिटी है भैया इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक, चलो उधर से स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो पॉइंट अपन ने लिखे थे वो सारे के सारे पॉइंट ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए भी सही होंगे। बस ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड को दो तरीके से प्रोड्यूस किया जा सकता है, बाय अ चार्ज, बाय अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। इसलिए वो दो टाइप की होती, कंजर्वेटिव और ये ओनली कंजर्वेटिव टाइप की होती, नॉन कंजर्वेटिव नहीं होती है। तो पहला पॉइंट तो आप ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए लिख लेंगे, क्या बताइए? कंजर्वेटिव इन नेचर। पहला पॉइंट क्या लिखोगे, बोलिए? कंजर्वेटिव इन नेचर। इसका जो नेचर है वो किस टाइप का होता है? नॉन कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं होती है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन ठीक है, उसको लिखा था कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, वहां पे दो ऑप्शन थे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ चार्ज, बाय अ वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। और उसी से दो टाइप की आई थी, लेकिन एक ही तरीके से प्रोड्यूस होती, कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय अ मास। किससे प्रोड्यूस होगी? मास से ही प्रोड्यूस होगी। तो फोर्स भी किस पे लगाएगी? मास पे लगाएगी। ठीक है, अब अपन आते हैं क्या, अगली हेडिंग पे आते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सिंबल क्या रहता है? आई। पहला पॉइंट उसके लिए याद रखना है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी थी, तो डायरेक्शन कितना होगा? डायरेक्शन उसका किधर किधर था? टुवर्ड्स नेगेटिव, अवे फ्रॉम। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता था? अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स नेगेटिव। यहां पर डायरेक्शन हमेशा रहेगा टुवर्ड्स मास। क्या रहेगा? टुवर्ड्स मास। ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो कितना किधर रहेगी? टुवर्ड्स मास। केसी ग्रेविटेशनल फील्ड एक पॉइंट मास प्रोड्यूस करेगा, रेडियल। अगर मास पॉइंट मास है तो उसकी फील्ड कैसी होगी? रेडियल। लीनियर मास है तो उसकी फील्ड भी कैसी होगी? रेडियल। और रेडियल अगर होगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पॉइंट मास के लिए कैसी बनेगी? स्फेरिकल। इक्विपोटेंशियल सरफेस याद कीजिए पार्ट 3 पे अगर अपन जाएं तो। और लीनियर मास अगर हुआ तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी? सिलिंड्रिकल। याद आ रहा था कुछ? अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा है? टुवर्ड्स मास। ठीक है, अब अपन अगली हेडिंग पे आते हैं, मैग्नीट्यूड कितना होगा? मैग्नीट्यूड लिखते हुए चलिए भैया फटाफट फटाफट। कंजर्वेटिव इन नेचर, कैन बी प्रोड्यूस बाय मास। इंटेंसिटी की बात करें तो वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन किधर होगी? टुवर्ड्स मास। मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं अभी अपन। मैग्नीट्यूड अभी अपन लिख रहे हैं। मैग्नीट्यूड अभी लिख लेते हैं अपन। हो गया? मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा था अपन ने? ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड अब हम लिखने जा रहे हैं। क्या किया था? इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है कैसे पता करेंगे? बोले चार्ज लेके आ जाओ, उस पर अगर फोर्स लग रहा तो फील्ड है, नहीं लग रहा तो नहीं है। ऐसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड यहां है नहीं है कैसे पता करेंगे? मास लेके आ जाओ, ये आगे मार्कर एक मास है, फिल कर रहा है। ये कौन सा फोर्स फिल कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। मतलब इस रूम के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड है। कितनी इंटेंसिटी की है? बोले उसकी इंटेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो जो फोर्स लग रहा है उसको मास से डिवाइड कर दो। वहां लिखते थे E इक्वल टू एफ बाई क्यू, यहां पे क्या लिखेंगे? I इक्वल टू एफ बाई एम। अरे हाँ या ना? वहां पे क्या लिखते थे? F इज इक्वल टू क्यू ई। यहां पे क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू एम आई। हाँ आई एम भी बोल सकते हो। F इज इक्वल टू एम आई। आरसीबी
अभी तो लिख लो एम आई। एफ फॉर फाइनल, इक्वल टू, अब समझदार के लिए सारा काफी है। फाइनल किसका है? अगर एफ इक्वल टू एम आई का मतलब ये होता कि फाइनल एम आई का, तो मैं लिखता ही नहीं है फॉर्मूला आज। मुंबई इंडियंस फैंस कितने लोग हैं? मुंबई इंडियन के फैन कितने इधर? 1 2 3, बाकी सब। और जो चेन्नई वाला वो बाहर चल जाए वहां से ना। हाँ, और मैं तो बोलूं इस गेट से नहीं, बाहर ही हो जाए, उधर पार्किंग में बैठे थोड़ी देर, मिलते हैं फिर बाद में। चलो आगे बढ़ते हैं, एट द टाइम काम की बातें करते हैं अपन। आई इक्वल टू एफ बाई एम, जैसा हमने वहां पे एक चार्ज लेके आ रहे थे, उस पर कितना फोर्स लग रहा है उससे डिसाइड किया था। अच्छा, एक चीज वो थी वहां पे, दो चीजें हमने देखी थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पे अपनी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और नेगेटिव चार्ज पे अपनी डायरेक्शन के ऑपोजिट। ऐसे ही अगर इलेक्ट्रिक वो हुई, क्यों नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड हुई और उसके अंदर कोई मास अगर अपन रखते हैं तो उस मास पे फोर्स उधर ही लगेगा जिधर ग्रेविटेशनल फील्ड है, ये ध्यान रखना। एफ इज इक्वल टू एम आई, तो माइनस साइन जैसा बिहेव करता था, आपने तो बोला था, वो माइनस साइन का मतलब हो तो गया टुवर्ड्स मास। दो चीजें रहती है उसमें, फिर एक माइनस एक प्लस, वो ऐसा मान के चलना पड़ता है। ठीक है, तो ये ध्यान रहे, ग्रेविटेशनल फील्ड किसी मास पे किधर फोर्स लगाएगी? अपनी डायरेक्शन में, जैसा पॉजिटिव चार्ज पे लगता है। क्योंकि अभी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होगी? नीचे। क्यों? क्योंकि किसी भी मास की ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होती है? टुवर्ड्स मास। मास की तरफ होती है, अवे फ्रॉम मास, टुवर्ड्स मास। तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड किधर है? अभी यहाँ नीचे। और यहाँ पे इस मार्कर को छोड़ रहे हैं तो फोर्स भी कहां लग रहा है? नीचे। तो जिधर फील्ड है उधर ही क्या लग रहा है? फोर्स। तो ये ध्यान रहे, ग्रेविटेशनल फील्ड किधर फोर्स लगाती है किसी भी मास पे? अपनी डायरेक्शन में। तो आप इसको ऐसे सोच सकते हो, एफ इज इक्वल टू एम आई। इसका मतलब हो गया एफ केप इज इक्वल टू आई केप। ठीक है, फोर्स और फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे, वहां पे ऑपोजिट रहता था। नेगेटिव चार्ज पे ऑपोजिट रहता था, पॉजिटिव चार्ज पे एज इट इज रहता था। चलो क्रिकेट की बात चल रही थी, तुम लोगों का मैथ्स टेस्ट करते हैं। आरसीबी के फाइनल जीतने के परसेंटेज चांसेस कितने हैं? अपने दिल से नहीं बोलना है, दिमाग से बोलना है ना। आरसीबी के फाइनल जीतने के परसेंटेज चांसेस कितने हैं? मुंबई इंडियंस के फाइनल जीतने के परसेंटेज चांसेस कितने हैं? मैंने क्या बताया आपको? इमोशन से नहीं बोलना, मैथ्स लगा रहा हूं। देखिए, प्रोबेबिलिटी है, जेनेटिक्स में काम आती है, फालतू की बातें मत करो। 45% है ना। देखिए क्या बोल रहा हूं मैं, आरसीबी को कितने मैच खेलना है? एक, और एक मैच में या तो जीतेगी या हारेगी, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। 1/2 मतलब एमआई को कितने मैच खेलना है? 2। तो पहला मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/2, दूसरा मैच जीतने की प्रोबेबिलिटी फिर 1/2, 1/2, 1/2, 1 बाई कितने परसेंट? और 25% ही प्रोबेबिलिटी किसकी है? पंजाब की। एमआई की और दोनों की 25-25, और 50% प्रोबेबिलिटी अभी किसकी है? अगर आज का मैच खत्म होने के बाद फिर जो दो टीम बचेगी उनकी कितनी रहेगी? 50-50। इन दोनों 25-25 में से कोई एक 25 एक से छुड़ा के आज 50 कर लेगा। अरे बात समझ में? ये मैथ्स है जो जेनेटिक्स में काम में आता होगा आप लोगों को। प्रोबेबिलिटी, कुछ लोग ऐसा सोच लेते कि 3 टीम है और 3 टीम में से कोई एक जीतेगी तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 33.33%। गलत बात है, ठीक है। 3 में से एक, ये गलत हो जाता है ना, नंबर पे मत जाइएगा। चलो छाप लिया आपने, आगे बढ़े। इसके बाद हेडिंग लिखाई गई थी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसके बाद हेडिंग क्या लिखवाई गई थी?
कि एक पॉइंट चार्ज कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहां पे लिखिए ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू पॉइंट मास। एक m मास है, r डिस्टेंस पे एक पॉइंट p है, इस p पर ग्रेविटेशनल फील्ड की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्ट बताओ कितना होता था पॉइंट चार्ज की वजह से, के क्यू बाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहां क्या बनेगा, जीएम बाई आर स्क्वायर। अरे यहां क्या बनेगा, जीएम बाई आर स्क्वायर। पॉइंट मास का ग्रेविटेशनल फील्ड कितना होता है, जीएम बाई आर स्क्वायर। जीएम बाई आर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। पॉइंट मास के बाद में अगला क्या लिखवाया गया था, पॉइंट मास, पॉइंट चार्ज के बाद में अगला देखो, इलेक्ट्रोस्टेट के नोट सामने रखो, स्फेरिकल चार्ज था। अब लिखिए ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल मास। स्फेरिकल मास, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल मास। वहां पे स्फेयर्स के जो हैं वो टाइप्स हुआ करते थे। कौन कौन से टाइप थे, एक सॉलिड स्फेयर होता है, एक होलो स्फेयर होता है। फिर सॉलिड में दो टाइप थे, कंडक्टर नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर। ठीक है, फिर होलो स्फेयर में भी कंडक्टर और इंसुलेटर। यहां पे कंडक्टर इंसुलेटर की कोई बात, चार्ज थोड़ी ना है जिसको कंडक्शन की कोई रिक्वायरमेंट हो। यहां दो हेडिंग आएगी बस, सॉलिड और होलो स्फेयर। तो पहली हेडिंग स्फेरिकल मास में पहला स्फेयर आप लिखिए होलो स्फेयर। पहला क्या लिखेंगे अपन, होलो स्फेयर। होलो स्फेयर मतलब मास इसके पूरा कहां रहेगा, सरफेस पे। रेडियस कितनी है, आर। इनसाइड पॉइंट पर कितना रिजल्ट आता था, जीरो। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सरफेस पे क्या रिजल्ट था, के क्यू बाई रेडियस का स्क्वायर। तो यहां क्या लिखेंगे, जीएम बाई रेडियस का स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना। आउटसाइड का रिजल्ट क्या था बताओ, जीएम बाई आर आउटसाइड का स्क्वायर। बिल्कुल एज इट इज रिजल्ट है। सेंटर से सरफेस तक जीरो होती थी, उसके बाद सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीज होती थी। ये एक डिफरेंस ये देख लीजिए अब आप लोग, सेंटर से सरफेस तक जीरो होती थी, सेंटर से सरफेस तक ये जीरो हो गई है। कहां तक, जब तक आर की वैल्यू आर ना हो गई हो। फिर सरफेस पे कितनी थी, मैक्सिमम। वो ग्राफ हम प्लस में बनाते थे, यहां ग्राफ आपको, इसलिए मैं बोल रहा था कि जो मास है वो कैसा बिहेव करता है, पॉइंट चार्ज की तरह। सरफेस पे जाने के बाद में क्या हो जाती है, मैक्सिमम। कितनी हो जाएगी बताओ, जीएम बाई कैपिटल आर स्क्वायर, और फिर डिक्रीज होती है। अगर आपको याद आ रहा हो तो इलेक्ट्रोस्टेट में ऐसा ग्राफ बना चुके हैं हम इसका ऑलरेडी। ये फिर यहां पे मैक्सिमम, फिर ये डिक्रीज, याद आ रहा है। सेंटर से सरफेस तक फील्ड जीरो होती थी, उसके बाद डिक्रीज होती थी। ऐसे ही होलो स्फीयर में सेंटर से सरफेस तक ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगी, जीरो होगी, और फिर डिक्रीज होना चालू हो जाएगी, क्योंकि फिर जीएम बाई आर आउटसाइड का स्क्वायर आ जाता है। छापिए जल्दी फटाफट। वो ऊपर वाला ग्राफ मत बनाना, ये बनाना, वो इलेक्ट्रोस्टेट का है। हो गया, आगे बढ़े। बढ़े आगे। सॉलिड स्फेयर, ये इंपॉर्टेंट हेडिंग है भैया, सॉलिड स्फेयर।
क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि ग्रेविटेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड सॉलिड स्फीयर की पढ़ना, मतलब अब अर्थ अर्थ जो है आपका अर्थ, अर्थ भी क्या है, एक सॉलिड स्फीयर है। आप उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ रहे हैं, और उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ना मतलब आप समझ सकते हैं कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताता हूं। एफ इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं अपन, एम आई, ठीक है। एफ फॉर फोर्स, एम इज इक्वल टू मास, आई क्या आ गया था अपने इंटेंसिटी। और आप लोग जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। एफ इक्वल टू क्या होता है, एम ए। तो एम ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे जब एम आई, तो एम से एम, मतलब ए जो होगा वो क्या होगा, आई। और ग्रेविटेशन का जो ए होता है उसको क्या लिख देते हैं, जी। मतलब जी इक्वल टू क्या होगा, तो जो इंटेंसिटी है ग्रेविटेशनल फील्ड का, वही क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी है। बात समझ में आ रही क्या, जो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो अपने हेडिंग पढ़ रहे हैं ना, वही जी की वैल्यू भी है। और अभी आप जो पढ़ रहे हो किसकी पढ़ रहे हो, सॉलिड स्फीयर की। तो सॉलिड स्फीयर के लिए आप आई नहीं लिख रहे हैं, आप सॉलिड स्फीयर के लिए जी भी लिख रहे हैं। आप सॉलिड स्फीयर के लिए साथ में क्या भी लिखते हुए चल रहे हैं, ये जी की वैल्यू भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग इसलिए है क्योंकि पार्ट 4 पूरा इसी पे टिका हुआ है। पार्ट 4 जो लिखा ना अपने, वेरिएशन इन जी, वो पूरा इसी पे बेस्ड है। पूरी की पूरी कहानी इसी पे बेस्ड है वो। तो ये ध्यान रहे कि इधर एक बहुत बहुत सिंपल चीज है, कुछ भी नहीं है। क्या है, आई जो है वही जी है, आई ही जी है। तो अभी हम क्या लिख रहे हैं, आई। आई बोले तो ग्रेविटेशनल फील्ड लिख रहे हैं हम, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, वही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी बनेगा आगे जाके। क्यों, क्योंकि एफ इक्वल टू एम आई होता है, एफ इक्वल टू एम ए भी होता है। एम ए इक्वल टू एम आई करूंगा तो ए इक्वल टू आई हो जाएगा, और ए ही तो जी है। ग्रेविटेशन का जो एक्सेलरेशन है उसी को तो क्या बोल देते हैं, जी। अरे आ रहा नहीं आ रहा समझ में। और अभी हमने जो हेडिंग लिखी वो क्या लिखी, सॉलिड स्फीयर, और अर्थ अपना क्या है, सॉलिड स्फीयर, और अर्थ के लिए अपन क्या लिखेंगे, जी। तो ये सारे रिजल्ट बहुत काम के रहेंगे, ध्यान रहे। हालांकि ये रिजल्ट आप ऑलरेडी जानते हैं इलेक्ट्रोस्टेट से, ऐसा कुछ भी रिजल्ट नहीं है इसमें जो आप नहीं जानते हो पहले से। कि ये सेंटर हो गया मान लो, ये अपना रेडियस हो गया कैपिटल आर। चलो बोलिए इनसाइड पॉइंट पर रिजल्ट बोलिए जल्दी फटाफट, जी एम इंटू आर इनसाइड डिवाइडेड बाय रेडियस का क्यूब। कोई कंफ्यूजन किसी को, कहां से लिखा कैसे लिखा कुछ नहीं बताऊंगा मैं, आप जानते हैं कैसे लिखा मैंने। इलेक्ट्रोस्टेट से जैसे लिखा वैसे ही लिखा है। सरफेस पे बोलिए जल्दी फटाफट, सरफेस पे बताओ, जी एम बाय, और अर्थ के लिए जो जी एम बाय आर स्क्वायर है, ये जी एम बाय आर स्क्वायर, ये वैल्यू बनती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ के, अगर मैं यहां पे मैं अर्थ का मास और अर्थ की रेडियस रख देता हूं तो वैल्यू कितनी निकल के आती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है ना ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो जो फील्ड है वही एक्सेलरेशन है, यही वैल्यू 9.8 बनेगी अर्थ के लिए आगे जाके। और आउटसाइड पॉइंट पे बताओ क्या बन जाता है, जीएम बाई, बोलिए आर आउटसाइड का स्क्वायर। ग्राफ कैसा बनता है जानते हैं आप लोग, ग्राफ कैसा बनाएंगे बोलिए जल्दी फटाफट। अरे डिस्टेंस और इंटेंसिटी में ग्राफ कैसा बनेगा, सेंटर से सरफेस तक बढ़ेगी, सरफेस पे जाके मैक्सिमम हो जाएगी, उसके बाद डिक्रीज होगी। ये ग्राफ अपन ने इलेक्ट्रोस्टेट में प्लस में बनाया था, आज ये माइनस में बन रहा है। हाँ या ना, क्लियर है क्या, केवल ग्राफ का वो एक्सिस बदल दिया है, बाकी कहानी तो सेम है, जीएम बाय कैपिटल आर स्क्वायर। छापते चलिए जल्दी फटाफट। सॉलिड स्फीयर इंपोर्टेंट हेडिंग है, मैं फिर बता दे रहा हूं आप लोगों को। हो गया क्या,
बढ़े आगे। ठीक है, बढ़ जाए आगे। हो गया ये, तीनों हेडिंग डन है। इसके बाद क्या लिखवाया गया था? इसके बाद में लिखवाया गया होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज, लिखवाया था। अब लिखिए ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू लीनियर मास। ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू लीनियर मास, ये मान लो एक लाइन है जिसका लीनियर मास डेंसिटी क्या है, लेमडा, और यहां पर मुझसे फील्ड पूछी हुई है, ये डिस्टेंस कितनी है, आर, और यहां पर एक एंगल बन रहा है अल्फा और दूसरा एंगल क्या बन रहा है, मान लो बीटा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड के दो कंपोनेंट आएंगे, एक आएगा क्या, ये गलत बना दिया मैंने, एक आएगा आई पैरेलल, एक आएगा आई परपेंडिकुलर, एक आएगा आई पैरेलल और एक क्या आएगा, आई परपेंडिकुलर। आई पैरेलल का रिजल्ट बोलिए जी लेमडा बाय आर कोस अल्फा माइनस कोस बीटा, हाँ है ना। आई परपेंडिकुलर का रिजल्ट बोलिए जी लेमडा बाय आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? सारे रिजल्ट्स में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और के की जगह पर जी लिखना है, सेम रिजल्ट्स रहेंगे। बाकी रिजल्ट्स क्या रहेंगे? याद है आपको 2k लेमड़ा बाय आर क्या हो जाएगा, 2g लेमड़ा बाय आर, √2k लेमड़ा बाय आर क्या हो जाएगा, √2g लेमड़ा बाय आर, k लेमड़ा बाय आर क्या हो जाएगा, g लेमड़ा बाय आर। फिर एक वो सामने लिखा था, क्या लिखा था, k लेमड़ा 1/r माइनस 1/r प्लस एल, यहां क्या बन जाएगा, g लेमड़ा 1/r माइनस 1/r प्लस एल। फिर एक रिंग वाला रिजल्ट पढ़ा था, रिंग भी वैलिड है इसमें ना, लीनियर चार्ज के सारे रिजल्ट, क्या लिखा था रिंग का रिजल्ट बोलिए, k लेमड़ा बाय आर 2 साइन फाइव बाई 2, यहां क्या बनेगा, g लेमड़ा बाय आर 2 साइन फाइव बाई 2। अरे आया नहीं आया समझ, पूरा कॉपी पेस्ट, कुछ भी नहीं बदलना है। लिख लो एक बार, मैं बार बार नहीं लिखवाऊंगा, मैं सारे रिजल्ट नहीं लिखवाऊंगा। इलेक्ट्रोस्टेट में आपके पास लिखे हुए हैं, सारे रिजल्ट्स वैलिड हैं, के हटाओ जी लगाओ सेम आंसर। वहां पे लेमड़ा क्या था, वहां पे लेमड़ा क्या था, लीनियर चार्ज डेंसिटी, यहां लेमड़ा क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, बस दैट्स इट, यही रिजल्ट है सबके सब। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? और रिजल्ट देखिए, क्या क्या रिजल्ट देखेंगे, 2g लेमड़ा बाय आर, जैसे वो 2k लेमड़ा बाय आर आता है, तो आई कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आएगा आर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, अगर ग्राफ भी पूछे जाए तो ना। अरे 1/r वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, अभी पढ़ा है मैंने, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ग्राफ भी पूछे जाए तो, वैसे नहीं पूछते, पूछ ले तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें क्या है, हर जगह बार बार सारी चीजें बना के नहीं चल सकते, सिलेबस नहीं होगा नहीं तो। बढ़े आगे,
टू के लेमड़ा बाय आर अंडरस्टूड है भैया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ आएगा, बेसिक मैथ्स में पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी आप लोगों को भी। आगे बढ़ते हैं, सारे रिजल्ट्स एज इट इज लिख दोगे ना, कॉपी पेस्ट, कुछ भी चेंज नहीं करना है। के की जगह पे क्या लिखना है जी, लिखो भी मत आप, तो जो लिख के रखा वही बहुत है। आपको न्यूमेरिकल बनाना, आपको कौन सा बोर्ड में लिख के आना रिजल्ट्स। अरे आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही, ठीक है कर लोगे ये सारे रिजल्ट। अगला क्या था, उसके अगली हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग क्या था बोलिए, सरफेस चार्ज लिखिए, ग्रेविटेशनल फील्ड ड्यू टू सरफेस मास। क्या रिजल्ट था बताइए भैया, बोलो उसमें दो रिजल्ट थे सर, वो कंडक्टर प्लेट है कि क्या है, तो यहां पे बस नॉन कंडक्टर प्लेट वाली बात होती है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। सिग्मा, इसका सिग्मा सिंगल सिग्मा ही माना जाएगा, तो रिजल्ट बताओ क्या होता था फील्ड का, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और जो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट है उसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं, 4 पाई जी यहां पे। अरे रिजल्ट क्या था, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और 1 बाय एप्सिलॉन नॉट की जगह पे यहां पे क्या लिखूंगा, स्टार्टिंग में बताया मैंने 4 पाई जी, जैसे ही 4 पाई जी लिखूंगा तो 2 से ये 4, 2 टाइम कैंसल, आंसर बताओ क्या हो जाएगा फाइनली, 2 पाई सिग्मा जी। आंसर किसका, आई का। अरे ग्रेविटेशनल फील्ड का आंसर रेडी हो गया है, 2 पाई सिग्मा जी, 2 पाई सिग्मा जी। समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा, बड़े आगे क्या भैया, बड़े, हाँ जी वो करवा रहा हूं ना अभी, अगली हेडिंग वही है। ये हो गया, ये हो गया। फिर एक फॉर्मूला हमने लिखा था कि दो पॉइंट मास है मान लो कैपिटल एम, और इनके मिड पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे एक छोटे एम को अगर लेकर चले जाएं, ठीक है, फिर एक वो ट्राइंगल वाला पार्ट भी बताया गया था, बताओ क्या, कैपिटल एम कैपिटल एम कैपिटल एम, और एक साइड पे यहां या तो फील्ड पूछ ली जाए, एक ऑप्शन वो भी होता है, फील्ड पूछे तो छोटा क्यों हटा देते थे, ऐसे फील्ड पूछेंगे तो ये छोटा एम हटा देना, तो फोर्स का रिजल्ट बताओ क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू सी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर 3/2, जहां पर वेर सी इज इक्वल टू, वहां पे क्या होता था, के क्यू एन क्यू, यहां बताओ क्या बनेगा, जी एम एन एम। अरे हाँ है ना, सही लिखा क्या मैंने, के क्यू एन क्यू होता था, यहां क्या बनेगा, जी एम एन एम, एट एक्स इक्वल टू डी बाई रूट टू, एफ इज मैक्सिमम। याद आ रहा है क्या, आई का रिजल्ट क्या बनेगा, वही सी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की होल पावर, बोलिए जल्दी, 3/2, वेर सी इज इक्वल टू, छोटा एम हट जाएगा बस, क्या बनेगा, जी एन एम। अरे वहां के क्यू एन क्यू में से छोटा क्यू हट जाता था ना, तो यहां क्या बनेगा, जी एन एम, और वही एट एक्स इक्वल टू डी बाई रूट टू, आई इज मैक्सिमम। रिंग के लिए डी क्या होता था, रिंग का डी क्या था, आर, एन कितना था 1, रिंग का एन कितना था 1, डी क्या था आर। रिंग बहुत पूछा जाता, ध्यान रखना, क्या लिखोगे, आर बाई रूट टू, और वो गलती मत करना, कौन सी, कि ये मैंने बोल दिया छोटा डी, तो आपका डी जो है वो डी बाई 2 बनेगा, फिर डी बाई 2 रूट 2 आंसर आएगा, जो आपने गलती की है ऑलरेडी अभी एक टेस्ट में, वो नहीं होना चाहिए बार बार। छापिए जल्दी फटाफट, ये भी छाप लो नोट लगा के, अरे नोट लगा के छाप लो आप, तो ऐसे बीच में क्या भूल गए थे अपन बीच में, सेम रिजल्ट है, सेम रिजल्ट, कोई चेंजेस नहीं है। मजा आ गया ग्रेविटेशन पढ़ने में, इलेक्ट्रोस्टेट आता है तो मजा आ रहा होगा, नहीं तो बोर ही हो रहे होंगे फिर, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो। बोर तो नहीं हो रहे हो,
अब तो एफ इक्वल टू एम आई भी लिख दिया। लिख दिया था ना। रोहित शर्मा के फैन तो खुश हो गए कि फाइनल इक्वल टू मुंबई इंडियंस। ये नहीं पता कि आगे नहीं जीतेगी का एन नहीं लिखा मैंने। न्यूटन होती है यूनिट फोर्स की, एन और लगेगा भी आगे। एफ इक्वल टू एम आई एन एन। अभी अधूरा था वो। वैसे कोई किसी का भी फैन हो, लेकिन ये सच्चाई है कि आईपीएल के प्लेऑफ्स में अगर मुंबई आए और इंटरनेशनल के किसी टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया आए तो उसको हराने के लिए कोई मिरेकल ही करना पड़ता है। ऐसे तो नहीं हारेंगे भैया, नॉर्मल चीजें अगर चलती रही तो नहीं हारती। कुछ चमत्कार ही करना पड़ता है तो ही हरा सकते हो आप। आईसीसी टूर्नामेंट्स में ऑस्ट्रेलिया को और आईपीएल के प्लेऑफ्स में मुंबई को हराना बहुत मुश्किल काम है। उसके बाद तो चाहे बची हुई टीम सारी मिलके भी प्लेइंग 11 बना लेना तो भी मुश्किल है। नहीं, वो सच्चाई है, उसको आप नकार नहीं सकते। और वो होता है ट्रॉफी ज्यादा जीती हुई हो तो वो प्रेशर नहीं रहता है। क्या इस बार आरसीबी जीतेगी ऐसा? प्रेशर में चीजें बिगड़ती मैं तो पहले से बोलता है हम। हाँ जी, छाप लिया क्या तुमने? फालतू की बातें करने लगो तो नींद खुल जाती है, पढ़ाते रहो तो नींद आने लगती है। हो गया ये ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके बाद अब कुछ नहीं बचता है। पार्ट 3 क्या जी? हाँ, पार्ट 3। अगली हेडिंग लिखिए पार्ट 3। क्या लिखेंगे? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। पहला फॉर्मूला क्या लिखवाया गया था? E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। पहला पार्ट जो लिखवाया गया था वो फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन था। वहां E था, यहां क्या लिखेंगे? I। यहां लिखेंगे I इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर। बस बातें बंद कर दें अब। माइनस डीवी बाई डी आर बिल्कुल सेम एज इट इज रिजल्ट है। इस माइनस साइन का मतलब क्या होता था? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीजेस, इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीजेस। सेम टू सेम वही लिखना है। इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड पोटेंशियल विल डिक्रीजेस। फिर यहां पर एक चीज हमने ये लिखी थी कि पोटेंशियल इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। पोटेंशियल जो है वो एक्स वाई और जेड सबका फंक्शन अगर हो जाए और फिर आपको निकालनी हो तो पार्शियल डिफरेंशियल आता है आई इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। उसमें आई एक्स निकलते हैं, वाई और जेड को आपको क्या रखना पड़ता है? कांस्टेंट। फिर आपका आई वाई निकलेगा जो कैसे निकलेगा? माइनस डीवी बाई डी वाई, जिसमें आपका एक्स एंड जेड क्या हो जाएगा? एक्स एंड जेड क्या हो जाता है? कांस्टेंट। और आई जेड अगर आपको निकालना है तो माइनस डीवी बाई क्या लिखते हैं? डी जेड। उसमें हो जाता है एक्स एंड वाई जो रहेंगे वो क्या रहेंगे? कांस्टेंट। याद है पार्शियल डिफरेंशियल करके निकालते थे अपन इक्वेशंस, अगर तीनों का फंक्शन हो एक्स वाई जेड तीनों का हो कंबाइंड तो। वही सारी कहानी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अर्थ का पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है। अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, ग्रेविटेशनल नहीं है ना। अर्थ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो नहीं है। अभी हम इस चैप्टर में जो पढ़ रहे हैं वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ रहे हैं, और वहां जो वो पॉइंट लिखवाया जाता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए लिखवाया जाता है। दोनों पोटेंशियल डिफरेंट है। लिख लिया?
पढ़े आगे क्या? छाप लिया? छाप लिया तो आगे बढ़ते हैं जल्दी फटाफट। पार्ट 3 के बाद में एक ब्रेक लेंगे अपन 10-15 मिनट का, और ब्रेक के बाद फिर स्टार्ट करेंगे वापस से क्लास। पार्ट 4 पार्ट 5 पढ़ेंगे। अच्छा लग रहा ना पढ़ने में? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अभी 4 से समझ में आएगा, 3 तक तो अच्छे लगता है सब। हो गया ये। फिर एक पार्ट और हमने देखा था, I इज इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर को हम कुछ इस तरीके से भी लिखते थे कि डेल्टा v इज इक्वल टू ई डॉट डी आर कर देते थे, याद है आपको? डॉट प्रोडक्ट। या फिर एक फॉर्मूला और आता था, क्या आता था? डेल्टा v इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा आर, डेल आर, हाँ या ना? और ये डॉट प्रोडक्ट क्यों करते थे? क्योंकि कोई कंपोनेंट भी होगा तो cos थीटा लेके चलना पड़ेगा आपको। अगर आप फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हैं तो थीटा 0 हो जाएगा, लेकिन उससे अगर थीटा एंगल बना के जा रहे थे तो फिर cos थीटा लिखते थे। ई डेल आर cos थीटा एक रिजल्ट हमने रेडी किया था। तो ये पूरा का पूरा एज इट इज है। अच्छा ई लिख दिया मैंने, सॉरी ना, आई लिखना आप यहाँ। अरे क्या लिखोगे? अरे ई तो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था ना, यहाँ क्या लिखेंगे? आई। बाकी रिजल्ट्स पूरे एज इट इज है, छाप दी जल्दी फटाफट। पूरे वही के वही रिजल्ट्स हैं भैया, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है जैसा इलेक्ट्रोस्टेट में कर रहे थे अपन। जैसे पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल रहे थे वैसे ही काम करना है पूरा। हो गया? छाप लिया क्या? पोटेंशियल का डिफरेंस एज इट इज निकलेगा जैसे आप अभी तक निकालते आ रहे थे। फिर हेडिंग हमने लिखी थी पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या लिखा था? पोटेंशियल ड्यू टू, अब लिखिए पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। एक पॉइंट मास का पोटेंशियल कितना होगा? अगर मास m है तो r डिस्टेंस पे पोटेंशियल की वैल्यू जो होती है वहां होता था के क्यू बाय आर, यहां आएगा माइनस जी एम बाय आर। अरे वहां पे क्या आता था? के क्यू बाय आर, इधर क्या आएगा? माइनस जी एम बाय आर। अच्छा वहां पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट होती थी, वहां पोटेंशियल की यूनिट क्या होती थी? वोल्ट। यहां आएगी जूल पर किलोग्राम। कैसे आएगी वो मैं समझा दूंगा, ठीक है? अभी यूनिट आप पोटेंशियल की यूनिट जो है वो लिख के रखे ना, यहां पे जूल पर केजी लिखेगा वो मैनली। वहां पे पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट होता था, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? वोल्ट। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का यूनिट क्या होता है? जूल पर केजी, जूल पर किलोग्राम। हो गया? जूल पर किलोग्राम। वहां पर के क्यू बाय आर था, यहां क्या लिखेंगे? माइनस जी एम बाय आर। हो गया पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। फिर लिखा था पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज। यहां जीरो इनफाइनाइट पे मानेंगे बस, अर्थ का नहीं होता इधर, है ना? अर्थ का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जीरो नहीं होता है, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो इलेक्ट्रोस्टेट में लिखवाया है। जीरो मत मान लेना अर्थ का पोटेंशियल। पॉइंट चार्ज के बाद में इक्वी पोटेंशियल सरफेस वाली बातें मैंने की होगी आपको, रेडियल फील्ड, ठीक है? तो यहां पर भी वो पूरी सेम कहानी आएगी। पॉइंट चार्ज की फील्ड कैसी आएगी? रेडियल। इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी? स्फेरिकल। लीनियर चार्ज है तो उसकी फील्ड कैसी आएगी? रेडियल। लेकिन इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसी बनेगी? सिलेंड्रिकल। वो कहानी सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। इसलिए अगला रिजल्ट लिखते हैं। क्या लिखेंगे? अगला बताओ क्या था?
पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल चार्ज, यहां पे लिखिए पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल मास, ये बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है वापस से। पोटेंशियल ड्यू टू स्फेरिकल मास, स्फेरिकल मास। अब वहां पर 2-3 स्फेयर लिखते थे, सॉलिड स्फेयर और होलो स्फेयर, कंडक्टर नॉन कंडक्टर वेराइटीज थी। यहां पे 2 ही वेराइटी आएंगी। पहली हेडिंग लिखिए होलो स्फेयर, होलो स्फेयर। होलो स्फेयर जिसकी रेडियस आर है, मास कितना है एम। क्या बताया था पोटेंशियल में, सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल सेम होता है और सरफेस के बाद में क्या होता था, डिक्रीज। तो बताइए भैया पहला पॉइंट, पोटेंशियल सरफेस पे या इनसाइड पॉइंट पर कितना निकलेगा, वहां पे था के क्यू बाई रेडियस, यहां माइनस जीएम बाई रेडियस, माइनस लेके चलना पोटेंशियल में इधर फॉर्मूले में, चाहे वो पॉइंट चार्ज का हो या स्फेरिकल चार्ज का हो। सरफेस से लेके, सेंटर से लेके सरफेस तक सारे रिजल्ट सेम होंगे, सेंटर सरफेस इनसाइड सब कुछ सेम है। सेंटर से सरफेस तक एक ही वैल्यू आएगी, कितनी, वहां आती थी के क्यू बाई आर, यहां आएगी माइनस जीएम बाई आर। आउटसाइड पॉइंट का रिजल्ट वहां था के क्यू बाई आर आउटसाइड, यहां पे बनेगा जीएम बाई आर आउटसाइड, हाँ माइनस के साथ। उसके बाद ग्राफ की अगर बात करें डिस्टेंस के साथ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट, वहां प्लस में बनता था, यहां ग्राफ माइनस में बनेगा और उसके बाद डिक्रीज होगा। याद अगर आ रहा हो आपको ऐसा ग्राफ तो बनाया है क्या अपन ने। सारे रिजल्ट सेम हैं, जो आपने पढ़े हैं इलेक्ट्रोस्टेट में वही है, माइनस साइन लगते जा रहा है बस। और के की जगह पे अपन क्या लिख रहे हैं, जी, और क्यू की जगह पे क्या लिख रहे हैं, एम। बाकी कोई चेंजेस नहीं है, कोई नई कहानी नहीं पढ़ रहे हैं आप, ऑलरेडी पढ़ रखा आपने सब कुछ ये। हो गया क्या, पढ़े आगे। हो गया हो तो दूसरी हेडिंग लिखिए सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर ऑफ रेडियस आर, मास कितना आएगा एम। इनसाइड पॉइंट पर पोटेंशियल का रिजल्ट बताओ, कौन बताएगा, क्या लिखूं, जीएम 3 r² माइनस आर इनसाइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 रेडियस का क्यूब, माइनस के साथ, बस एक माइनस लगा देते हैं, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। बाकी रिजल्ट पूरा क्या रहेगा, एज इट इज। फिर अगर सेंटर पे पूछा जाए तो सेंटर पे कितना आ जाएगा, चलो सेंटर पे बाद में निकालेंगे। सरफेस पे बोलो, सरफेस पे तो वही रहेगा माइनस जीएम बाई आर, हाँ या ना। आउटसाइड पॉइंट पर रिजल्ट वही रहेगा माइनस जीएम बाई आर आउटसाइड। याद आ रहे हैं क्या रिजल्ट्स, पूरे के पूरे वही हैं। फिर अगर हम बात करें तो सेंटर पे कितना निकलेगा, माइनस, सेंटर के लिए आर इनसाइड का जो वैल्यू है इसको क्या कर देंगे, 0। आर इनसाइड 0 होगा तो बताओ कितना बनेगा, -3/2, -3/2 जीएम बाई आर। सेंटर पे 1.5 टाइम पोटेंशियल होता है किसका, सरफेस का, याद आ रहा है। ये रिजल्ट बनाए थे अपन ने। उसके बाद ग्राफ कितना ग्राफ कैसे बनाया गया था बताइए, पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में क्या बताया था, सेंटर से सरफेस तक क्या होगा, डिक्रीज होगा, उसके बाद भी डिक्रीज होगा। याद है, ये ग्राफ प्लस में बनाया था अपन ने, वहां पे माइनस में बन रहा है। छापिए, ये अर्थ के पोटेंशियल का रिजल्ट एज इट इज आएगा, क्योंकि अर्थ क्या है, सॉलिड स्फीयर।
हो गया क्या? फिर वो कोसेंट्रिक स्फीयर वाले पार्ट किए थे अपन ने, वो भी यहां वैलिड रहेगा पूरा, लेकिन वो पूछा नहीं जाता इधर, वो इलेक्ट्रोस्टेट में ज्यादा चलता। बड़े आगे। हो गया। इलेक्ट्रो भी रिवाइज हो गया आपका पूरा, लगभग लगभग पार्ट 3 तक का। छाप लिया क्या? ये एक लीनियर मास है जिसकी लीनियर मास डेंसिटी क्या है? लेमडा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए का यहां से डिस्टेंस कितना है? आर ए, और बी का डिस्टेंस कितना है बोलिए? आर बी। पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, ए का या बी का? फील्ड किधर होती है? अरे ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होती है? टुवर्ड्स मास। अरे ग्रेविटेशनल फील्ड किधर होगी? मास यहां है ना, ये तो टुवर्ड्स, और फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल, अरे फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल कम होता है। ए का ज्यादा होगा कि बी का ज्यादा होगा? बी का ज्यादा होगा। तो क्या ऐसा लिख सकते हैं कि बी का पोटेंशियल ज्यादा है किससे? ए से। तो Vb माइनस Va जो आएगा वो आएगा 2.303 इंटू 2g लेमडा लोग। बोलिए जल्दी फटाफट। लोग मोर बाई लेसी करना पड़ेगा यहां तो, आरबी बाय आर ए। और Va माइनस Vb अगर पूछा जाएगा तो बोलिए 2.303 इंटू 2g लेमडा लोग, माइनस के साथ आ जाएगा ये, बस रिजल्ट पूरा एज इट इज आएगा। आरबी बाय आर ही करते हैं यहां पे अपन। अरे आया नहीं आया, लिखवाया क्या रिजल्ट? ये छापिए। लीनियर चार्ज का पोटेंशियल डिफरेंस लिखवाया क्या मैंने? याद है, पूरा डिराइव किया था अपन ने ई डॉट डी आर से, डेरिवेशन है पूरा इंटीग्रेट करके आर ए से आरबी तक। 2.303 2g लेमडा लोग आरबी बाय आर ए माइनस 2.303। देखिए भैया, फॉर्मूले दो याद रखने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला कोई भी एक याद रख के आप ये पता कर सकते हैं कौन सा ज्यादा आएगा कौन सा कम आएगा। मोर माइनस लेस हो रहा है तो पॉजिटिव, लेस माइनस मोर हो रहा तो नेगेटिव। प्लस माइनस आप बाद में भी सोच सकते हैं कि किस में से किसको माइनस किया गया है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये पूछा जा सकता है क्या पोटेंशियल? लीनियर मास का पूछा जा सकता है, लीनियर चार्ज का पोटेंशियल भी पूछा जा सकता है। रिपीटर्स के लिए नई हेडिंग है ये। लास्ट ईयर नहीं थी है नोट्स में आपका। क्योंकि जरूरत नहीं लग रही थी, अभी लग रही है। फिर मैंने एक प्लेट है जिसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मान लो सिग्मा हो, और यहां पे एक पॉइंट है ए और यहां पे एक पॉइंट क्या है बी, और इसका डिस्टेंस अपना कितना हो जाएगा बताओ? आर ए, और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर बी। इन दोनों के बीच में भी पोटेंशियल डिफरेंस बताया था मैंने, तो बताइए वी बी माइनस वी ए का रिजल्ट कितना आया था? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। वो तो फील्ड का रिजल्ट था, जो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट वहां फील्ड का रिजल्ट था, यहाँ पे कितना बना वो 2 पाई सिग्मा जी।
ऐसा बना है क्या? अरे सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, 1/2 एप्सिलॉन नॉट को क्या लिख सकता हूं? 2 पाई जी लिख सकता हूं ना। 1/एप्सिलॉन नॉट को 4 पाई जी लिख सकता हूं, तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट को 2 पाई जी लिख सकता हूं। और क्या लिखा था बताइए? आरबी माइनस आर ए। क्यों? क्योंकि यहां पे यूनिफॉर्म फील्ड बन रही थी, यहां डीआर का इंटीग्रल आर बन गया था और डिफरेंस लेना था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो सीधे आरबी माइनस आर ए। यहां लॉग नहीं आता है क्या? नहीं, यहां लॉग नहीं आता था। और वी ए माइनस वी बी माइनस में आ जाएगा 2 पाई सिग्मा जी, ठीक है, आरबी माइनस आर ए। या आर ए माइनस आर बी करोगे तो फिर माइनस मत लगाना, एक चीज कुछ भी आप देख सकते हो। मैं मोर माइनस लेस कर रहा हूं तो माइनस लगा रहा हूं एक जगह, एक जगह नहीं लगा रहा हूं। ये पढ़ाया था क्या? पढ़ाया है मैंने, देखिएगा नोट्स में ठीक से। पोटेंशियल पढ़ाया है मैंने, सरफेस चार्ज का भी, लीनियर चार्ज का भी। आ रहा है समझ में आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं? बोलिए भैया। हो गया क्या? आगे बढ़े। बढ़े आगे। फिर एक रिंग है जिसका मास एम है, ये डिस्टेंस सेंटर पे कितना है? एक्स, ठीक है। ये रेडियस कितनी हो गई? कैपिटल आर। और ये वाली डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल आर। तो यहां पर भी पोटेंशियल का रिजल्ट हमने क्या लिखा था? माइनस जी एम बाई छोटा आर। और छोटा आर जो है वो बताओ क्या बना था? बोलिए। माइनस जी एम डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की होल पावर 1/2 थी, यहां पे 3/2 नहीं, ठीक है। कितनी थी यहां पे? पीजीटी से निकाली थी ना, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छापिए। हाँ जी, वर्क डन बचाना अभी। हाँ, मैंने वो ये हेडिंग उस टाइम पे क्या छूट गई थी तो मैंने बाद में लिखवाई तुमको। पोटेंशियल का रिजल्ट लिख लो पहले, फिर वर्क डन लिखेंगे अभी। लिखवाया है ना, रिजल्ट तो लिखवाया ये भी मैंने। और सेंटर पे क्या होगा पोटेंशियल? ये एक्सिस पे हो गया। ये सेंटर पे क्या होगा पोटेंशियल? सेंटर पे बोलिए क्या बताएगा? माइनस जी एम बाई आर रेडियस। अरे सेंटर पे तो माइनस जी एम बाई रेडियस क्या था? के क्यू बाई आर लिखा था अपन ने सेंटर पे। लेकिन सेंटर पे फील्ड जीरो होती है। सेंटर पे फील्ड क्या होती है? जीरो। छाप लिया। छाप लिया हो तो आगे बढ़े। नोट लगाकर एक पॉइंट और लिख सकते हैं अपन की जो होलो स्फेयर है, होलो स्फेयर में मान लो रेडियस आर दे दी गई हो और चार्ज वो मास नहीं देते हुए सरफेस मास डेंसिटी मान लो दिया गया हो, तो पोटेंशियल इसके सेंटर पे, इसके इनसाइड पॉइंट पर और इसके सरफेस पर
सेम आता है, सेंटर से सरफेस तक पोटेंशियल सेम होता है। कितना होता था? सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिजल्ट क्या था? सिग्मा आर बाय, और जो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट है उसको क्या लिख सकता हूं? 4 पाई जी। तो बताओ क्या लिखूंगा? 4 पाई जी सिग्मा आर। क्या सही लिखा है? अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ? सिग्मा आर बाय एप्सिलॉन नॉट याद आ रहा है? और इसके आउटसाइड पॉइंट पर बताओ क्या लिखते थे? सिग्मा रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आउटसाइड एप्सिलॉन नॉट। ये रिजल्ट था। तो बताओ क्या लिखेंगे? और वो 1 बाय एप्सिलॉन नॉट को वापस से 4 पाई जी सिग्मा रेडियस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर आउटसाइड। ये रिजल्ट हो जाएगा किसका? आउटसाइड पॉइंट का। अगर क्या दिया हो, मास नहीं देके सरफेस मास डेंसिटी दी हो, तो फिर रिजल्ट्स ये लगेंगे। पोटेंशियल रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है अगर चार्ज दिया जाता था तो, और रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अगर सिग्मा दिया जाता था तो सेम कहानी है। पोटेंशियल वहां पे क्या देखा अभी अपन ने? जीएम बाय आर, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहां पे आर के 4 पाई जी सिग्मा आर, यहां आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मैंने बताया था छोटे स्फीयर का पोटेंशियल ज्यादा होगा कि बड़े स्फीयर का? डिपेंड करता है कि दोनों की सरफेस मास डेंसिटी सेम है या दोनों का मास सेम है। कांस्टेंट क्या है उससे डिसाइड होगा। याद है? छापिए। सिग्मा कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मास कांस्टेंट होगा तो पोटेंशियल रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। समझ में आ रही बातें? समझ में तभी आएंगे जब इलेक्ट्रो पढ़ा हुआ होगा ना। थोड़ा सा सब कुछ पढ़ा है मैंने, कोई नई हेडिंग नहीं पढ़ा है मैंने अभी तक, नया कुछ नहीं पढ़ा रहा हूं मैं अभी। इलेक्ट्रोस्टेट ही चल रहा है, रिपीट पूरा। बढ़े आगे क्या? बढ़े। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ऑफ मास। वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग ऑफ मास। वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो आता था वहां पे आता था Q डेल्टा वी, यहां पे आएगा M डेल्टा वी। यहां पे क्या आएगा? वहां पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता था माइनस Q डेल्टा वी, यहां पे आएगा माइनस M डेल्टा वी। अरे याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। वर्क डन बाय एक्सटर्नल कितना आता था वहां पे? Q डेल्टा वी। यहां कितना आएगा? M डेल्टा वी। वहां आता था माइनस Q डेल्टा वी, कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स का। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आएगा? वहां आता था माइनस Q डेल्टा वी, यहां क्या आ रहा है? माइनस M डेल्टा वी। वहां पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल को हम क्या लिखते थे बोलिए? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और यहां पे वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या लिखते थे? नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहां भी सेम कहानी आएगी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, और वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अरे सेम कहानी है पूरी एज इट इज। यहीं से आई यूनिट देखिए, सुनिए इधर। वर्क का यूनिट जूल और मास का किलोग्राम, डिवाइड में जाएगा तो जूल पर किलोग्राम। इधर क्या बचा? पोटेंशियल। पोटेंशियल का जो यूनिट है ना जूल पर केजी, वो यहीं से आया। इतनी देर से जो मैं बोल रहा हूं ना कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को वोल्ट लिखते हैं, इसको वोल्ट नहीं लिखते। इधर क्या लिखेंगे? जूल पर केजी। इधर क्या लिखेंगे? जूल पर केजी, जूल पर किलोग्राम। हो गया? निकाल लोगे ना? क्वेश्चंस तो कर लोगे जैसे इलेक्ट्रो के थे वैसे के वैसे। बढ़े आगे। पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आया था के Q1 Q2 बाय आर। चार्ज को आपको विद साइन रखना था। यहां पे इनफाइनाइट से आर डिस्टेंस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आता है माइनस GM1M2 बाय आर। फॉर्मूला क्या है? माइनस GM1M2 बाय आर। वहां पे था के Q1 Q2 बाय आर। नंबर ऑफ पेयर, वही सिस्टम अगर बनेगा तो नंबर ऑफ पेयर बनाने पड़ेंगे।
और नंबर ऑफ पेयर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है, n/2 n-1 n/2। यहां वो दिक्कत नहीं आएगी कितने प्लस के पेयर कितने माइनस के पेयर, सब पेयर माइनस के ही बनेंगे इधर, तो ये और आसान है। वो टफ था, याद है इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करवाए थे मैंने, स्क्वायर हेक्सागन पे डिफरेंट डिफरेंट चार्ज रख के आपसे पेयर पूछ के टोटल बता रहे थे आप, वो सारे के सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन मास प्लस और माइनस में नहीं होता, तो बहुत सिंपल होंगे यहाँ के क्वेश्चन जो होंगे, केवल पेयर बनाना है, वैल्यू लिख के जोड़ देना है, फाइनल आंसर जो आएगा वो माइनस में आएगा पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि -gm1m2/r ही फॉर्मूला है। क्या ये वैल्यू है या चेंज है? बेसिकली अगर कॉन्सेप्चुअली बात करूं तो ये क्या है, चेंज बिटवीन इनफाइनाइट टू आर डिस्टेंस के बीच का चेंज है ये, याद है पूरा। मैं वहां पे मैंने प्रॉपर लिखा, यहां मैं प्रॉपर नहीं लिख रहा हूं, यहां मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं केवल, क्योंकि डेरिवेशन तो वैसा का वैसे ही आएगा, इनफाइनाइट आर, वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स, सब कुछ सेम। हो गया, वहां पे था k(q1q2/r), यहां -gm1m2/r। पार्ट 4, g एंड वेरिएशन इन g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जी को क्या बोलते हैं? जी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड वेरिएशन इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक ब्रेक लेंगे 15 मिनट का, चाय पी के आ सकते हैं आप लोग, ठीक है, फिर मिलते हैं।